आइए आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 वंश गति तथा विविधता के सिद्धांत में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे 30 प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे आज। और इन्हीं 30 प्रश्नों में से थोड़ा सा आगे से पीछे से उलट पुलट कर पूछे जाते हैं, तो संभवतः इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न रहेंगे। आप लोग तैयारी कीजिए मेरे साथ और पूरे के पूरे प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए हम एक एक प्रश्नों को चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस चैप्टर का हम थोड़ा सा, जब तक इसका विश्लेषण न करें यह चैप्टर को आगे बढ़ाना बेईमानी है। देखते हैं इस चैप्टर के नामकरण से हम लोग वंश गति तथा विविधता का सिद्धांत। ये तस्वीर देख रहे हैं मेंडल का है, क्योंकि इस तस्वीर से जब भी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो अधिकांशतः बच्चे भूल जाते हैं इस चैप्टर का नाम और उनके जेहन में रहता है मेंडल वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर को मेंडल वाला चैप्टर भी कहा गया है क्योंकि स्टार्ट होता है इसी वैज्ञानिक से। वैज्ञानिक तो थे नहीं, चर्च के पादरी थे और इन्होंने आनुवांशिकता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्हीं के पहले योगदान के बाद और वैज्ञानिकों ने खोज आरंभ किया था। तो इनके बारे में चर्चा चलेगी अंदर। तो हम इनका तस्वीर स्लाइड पिछले लाए थे कि अधिकांशतः बच्चे मेंडल के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं और पढ़ते पढ़ते अधिकांशतः बच्चे, चूंकि हमने 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि इस चैप्टर का मूल नाम भूलकर अब वो बोलने लगते हैं मेंडल वाला चैप्टर। तो चलिए मेंडल वाला चैप्टर जिसका मूल नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंश गति की विविधता के सिद्धांत। और ये मेंडल है, इन्होंने मटर के पौधे पे खोज किया था। तो मेंडल और मटर, मौ से मेंडल मौ से मटर, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मेंडल ने किस पौधे पे खोज किया था। तो मेंडल मटर, कैसा मटर? तो इन्होंने बगीचा में, अपने बगीचा में भिन्न भिन्न प्रकार के मटर के पौधों को लगाया था। तो इनके बगीचे के मटर से जीव विज्ञान का इतना क्षेत्र विकसित हो जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा, उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं सोचा था। लेकिन आज इनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में हमारे सिलेबस में अंकित है और शायद सदा अंकित रहेगा। अब हम एक एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और आप लोग घबराइएगा मत। यह प्रश्न केवल ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करेगा। 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का भी। केवल लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला पूछेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरी विश्वास है कि आप अपने मन से परीक्षा में उत्तर लिख कर आइएगा, कहीं कोई किताबी भाषा नहीं, अपनी भाषा में देख कर आइएगा। चलिए हम अगली प्रश्न को लेते हैं, बिना देर किए प्रश्न पे चलते हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, वंशगति का नाम हुआ, मेंडल का नाम ना आए और इससे प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यानी मेंडल ने कौन चीज दिया था? सहलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, आनुवांशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर के नाम से देख रहे हैं वंश गति और विविधता दोनों आनुवांशिकता में आते हैं। तो इन्होंने किसका नियम दिया था? तो आनुवांशिकता का नियम। मेंडल, आनुवांशिकता, वंश गति, विविधता, ये सब एक लाइन में हम लोग रटने वाली बातें हैं। तो रटकर हम लोग याद करें, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। इस प्रश्न से थोड़ा सा मेंडल के इतिहास को हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे। तो जाने इनके बारे में। अंग्रेजी के कुछ वर्ड है, हम अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आपको समझाएंगे। देखिए, ग्रेगर मेंडल, जेनेटिक्स इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो जेनेटिक्स एक वर्ड आता है जिसका हिंदी में होता है अनुवांशिकी। यह जीव विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए या इसका लक्षण कह दीजिए, विशेषता या लक्षण को जो पास जाता है
किससे? पेरेंट से चाइल्ड में, यानी एक पिता है उससे अपने संतान में जो गुण जाता है उसी को अध्ययन को हम कहते हैं जीनेटिक्स। तो ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जीनेटिक्स कहा जाता है। अभी थे क्या इनके बारे में है, वाज एन ऑस्ट्रेलियन मंक, यानी यह ऑस्ट्रेलिया के थे और चर्च में पादरी थे। गार्डेन्ड एंड ग्रो पी इन द मिड 1800s, यानी यह 19वीं सदी में इन्होंने गार्डन अपने बगीचे में विकसित किया था, ग्रो उगाया था। किसको? पी को, मटर के पौधे को। अब यहां से पूछेगा कौन सा मटर के पौधे? तो गार्डन वाला। लुक्ड एट 7 डिफरेंट ट्रेट इन पी, और उन्होंने उस पी प्लांट यानी मटर के पौधे में 7 भिन्न भिन्न लक्षण को देखा था। और लक्षण कौन था? हाइट, कुछ पौधे लंबे थे तो कुछ पौधे नाटे थे। फ्लावर का कलर, पॉड एपियरेंस, यानी पॉड उसकी फली की जो आकृति थी वह सिकुड़ी हुई थी और फूली हुई थी। सीड टेक्सचर, यानी सीड की बनावट, सीड संकुचित थी और पूरा गोल था। पोजीशन ऑफ फ्लावर, उस पौधे में फ्लावर लगने का स्थान, अंत में, बीच में, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर देखे। पॉड कलर, फली के कलर और सीड कलर, इस तरह तरीके से इन्होंने 7 डिफरेंट लक्षण का अध्ययन किया था। और अपने बागीचे में उन्होंने एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को लगाते लगाते इससे गणितीय आधार पर इन्होंने जो नियम दिया था उसी नियम को आनुवांशिकता का नियम कहा गया। बाद में चलकर, चूंकि इनके जीते जी इनको कभी फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया, बाद में इनके खोज को फिर से किया गया और तब जाकर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली, जो थ्योरी क्लास में काफ़ी लंबे रूप से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन पे देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मेंडल ने किस नियम को प्रतिपादित किया था। तो आनुवांशिकता के नियम, मेंडल के बारे में थोड़ा जान चुके हैं। इसमें इनके मेंडल के परिचय से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो हमने बता दिया है, आप इसको थोड़ा सा स्मरण में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? अब समझिए, पृथक्करण के सिद्धांत है क्या? जैसे कोई 2 गुण आपस में एक साथ जा रहा है और वह दोनों अलग हो जाता है, तो पृथक्करण यानी 2 गुण एक साथ जा रहा है, अब बाद में जाकर अलग हो गया, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम और एंटी। अब समझिए कि पृथक्करण के सिद्धांत को हमने पढ़ा था, मेंडल ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जब दो कोई संलग्न लक्षण एक साथ लगातार प्रदर्शित होते रहते हैं, उनमें जब युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसे ही तो एक युग्मक में लक्षण के लिए एक ही अलील जिम्मेवार होता है। जैसे आप लोगों ने प्रयोग किया होगा तो पता होगा, मेंडल ने एक लंबा पौधा को लिया था जिसको कैपिटल टी जीन कहा था, एक स्मॉल पौधा को लिया था जिसको स्मॉल टी जीन से उन्होंने इंडिकेट किया था। अब हर एक पौधे के अंदर एक जीन और उसके अलील होते हैं, यानी उसके 2 जीनो रूप होते हैं, डबल क्रोमोसोम तो डबल जीनो रूप। तो ये टीटी है, अगले पीढ़ी में देखे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था। अब देखिए 2 विपरीत लक्षण एक साथ है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इन दोनों में युग्मक बनता है। जिस समय युग्मक बनता है तो युग्मक बनते समय एक टी कैपिटल टी अलग हो जाएंगे और स्मॉल टी फिर से अलग हो जाएंगे। तो युग्मक में 2 विपरीत लक्षण, उसके अंदर 2 लक्षण के लिए एलील जिम्मेवार है, एक एलील है, एक जीन है, उसका एक एलील है। लेकिन जब युग्मक बनेगा दोनों अलग अलग हो जाएगा, लंबा वाला नाटा वाला दोनों गुण एक साथ उस जीव में है। लेकिन जब युग्मक बनेगा तो उसमें से कोई एक लक्षण उसमें जाएगा। उसके युग्मक में दोनों लक्षण साथ नहीं हो सकते, यानी जीव में दोनों लक्षण साथ है, लेकिन उसके युग्मक में कभी दोनों लक्षण एक साथ नहीं होते। युग्मक अपने आप में शुद्ध होता है, इसी को बोले थे युग्मक की शुद्धता का नियम।
इसी को पृथक्करण का सिद्धांत भी बोले थे कि जब दो अलग अलग जीनों के आपस में क्रॉस कराया जाता है तो दोनों का गुण आपस में एक साथ आ जाता है, प्रभाव कोई एक डालता है, जिसको प्रभाविता का नियम बोले थे। यानी सारा का सारा पौधा कैसा हो गया था, टॉल, रिसेसिव, छुप गया था गुण। लेकिन जब इसका फिर सेकेंड पीढ़ी में गए तो छुपा हुआ गुण दिखाई दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका युग्मक जो बना उसमें शुद्ध रूप से दोनों जीन अलग अलग हो गए। तो इसी को उन्होंने कहा था युग्मक के शुद्धता का नियम। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में हम देखेंगे मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल ने अपने प्रयोग में जो नियम दिया था वह 3 नियम था। आपको पता है कि पहला नियम था उन्होंने आनुवांशिकता के नियम के तहत दिए थे प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था युग्मक के शुद्धता का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। 3 मेंडल का था। अब मेंडल के नियम का अपवाद है, यानी कौन चीज नहीं है इसमें से, तो सहलग्नता। मेंडल ने इसको नहीं दिया था। सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो सहलग्नता की खोज मॉर्गन ने किया था। यहां से अगर मॉर्गन के बारे में पूछ दे तो मॉर्गन के नियम है, यहां से पूछ दे मॉर्गन ने किसकी खोज की थी, तो सहलग्नता, तब आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखेंगे मॉर्गन से भी और मेंडल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मकी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? परिभाषा भी इसमें निकल के आ जाएगी और आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। तो होता क्या है कि जैसे ही प्रश्न का पूछा सेम इसी का 2 नंबर वाला में क्वेश्चन रहेगा कि क्या कहते हैं, तो एक आध प्रश्न का उत्तर तो आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। क्योंकि इस बार भी 70 प्रश्न है, तो उतना लंबा प्रश्न में कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन इसमें से उसमें मैचिंग करेगा ही करेगा। तो 2 नंबर वाला का जो पूछा जाएगा उसमें से ऑब्जेक्टिव में मिलाकर देखिएगा, भाषा लगभग मिल जाती है। अब यहां पे हम समझेंगे, देखिए मेंडल का प्रयोग है, इन्होंने मटर के 2 जनक पौधे लिया था, एक लंबा वाला और एक नाटा वाला। दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया। तो दोनों को क्रॉस करवाने से पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुआ वह सबका सब कैसा थे, टॉल थे, यानी लंबे थे। फिर अब इस दोनों को आपस में छोड़ दिया गया सेल्फिंग यानी स्वपरागन के लिए, क्योंकि मटर के पौधे का नेचर स्वपरागनी होता है। स्वपरागनी के लिए छोड़ दिया गया। अब दूसरी पीढ़ी में 3 पौधे लंबे मिले और 1 पौधे नाटे मिले, जो सेकेंड पीढ़ी में छुप गया था। अब देखिए इसमें छुपा कौन, तो नाटा वाला। तो यह कहलाएगा हमारा अप्रभावी। क्या कहलाएगा, अप्रभावी जनक। याद रखिए, जो जनक पहली पीढ़ी में प्रभाव नहीं डाला वह कहलाएगा अप्रभावी। दोनों कैसा बना, लंबा, तो किसका लंबा, तो इसका, तो यह कहलाएगा प्रभावी। कोई दिक्कत? हम लोग अब प्रभावी अप्रभावी को जान सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि F1 पीढ़ी के यानी इसके संकर पौधे को, चूंकि इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन बनाया तो F1 पीढ़ी को कैसा कह देंगे, संकर कह सकते हैं। तो F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मकी यानी इसमें दोनों युग्मक एक ही प्रकार का बनेंगे, कैपिटल टी, इसका पढ़े थे एलिलोमार्फिक, इसका कैपिटल डबल टी, स्मॉल डबल टी ड्राफ्ट का लिए थे। अब यह जो युग्मक बनाएगा, दोनों स्मॉल टी है, आगे जाके युग्मक बनाएगा तो एक प्रकार का बनाएगा, ई भी बनाएगा कैपिटल टी, युग्मक बनाया था केवल कैपिटल टी बना, एक ही प्रकार का बनाया, यानी युग्मक एक ही प्रकार का बनाया, तो इसको बोला गया समयुग्मकी। इस शब्द को भी समझ रहे हैं, लेकिन इसमें टर्मोलॉजी बड़ा टफ है। बायोलॉजी में अगर हम पढ़ रहे हैं, टर्मोलॉजी को नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। और टर्मोलॉजी को याद करने से नहीं, इसमें बैठाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट से, शब्द के अनुसार से दिमाग में बैठा लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो समयुग्मकी क्यों कहे, वैसे क्योंकि यह हमेशा एक ही प्रकार के एक समान युग्मक बनाएगा, केवल स्मॉल टी वाला, और ये बनाया केवल कैपिटल टी वाला। अच्छा, हाइब्रिड जो बना तो इसके अंदर देखिए एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया।
अब यह जो युग्मक बनाएगा, यह युग्मक बनाएगा तो यह दो प्रकार के बनाएगा, एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो यह बनाया दो प्रकार के, तो यह सम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा विषम युग्मकी। तो यह हाइब्रिड पौधा जो था वह कभी एक समान युग्मक नहीं बनाएगा, वह असमान बनाएगा, इसलिए उसको विषम युग्मकी बोलेंगे। तो विषम युग्मकी और सम युग्मकी समझ गए। अप्रभावी जनक, तो जो प्रभाव नहीं डला, तो अप्रभावी जनक कौन था? नाटा वाला। तो पहली पीढ़ी के कोई पौधा को अप्रभावी नाटे वाला से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। याद रखिएगा, अप्रभावी से कराएगा, अप्रभावी से कराया तो टेस्ट क्रॉस, और प्रभावी से कराएगा तो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि असम युग्मकी अप्रभावी से कराया तो टेस्ट क्रॉस, अप्रभावी हटा दिया और प्रभावी से कराए तो बैक क्रॉस। इस तरीके से एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आएगा, दोनों हमसे बननी चाहिए। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी के फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? सभी बैंगनी फूल वाले पौधे, सभी सफेद फूल वाले पौधे, 50% बैंगनी, 50% सफेद, 75% बैंगनी और 25% सफेद। चूंकि प्रयोग से है, किताब में पढ़े होइएगा वहां से, नहीं तो आप देख लीजिए। इस प्रयोग को देखिए, ये बैंगनी फूल वाला मटर के पौधा है, इनको क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे किसके साथ? उजला के साथ। तो कैसन बना? सब का सब बैंगनी बना। इसमें कहीं कोई दिमाग पे बल डालने की आवश्यकता नहीं है। फिगर नंबर 5.3 को देखिए और यहाँ से सीधा उत्तर हो जाएगा कि पहली पीढ़ी में सभी बैंगनी फूल वाले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी जीव में एक लक्षण के लिए दो से अधिक जिम्मेवार हो तो उसे क्या कहते हैं? अब समझिए, लक्षण का एगो है? एगो लक्षण, एगो। और जीन का एगो? तो जीन है दो से अधिक, टू मोर, यानी दो से अधिक। तब उसे क्या कहेंगे? देखिए, सप्रभाविता तो होगा नहीं, अपूर्ण प्रभाविता होगा नहीं, बहुविकल्पता। देखिए, बहुत लक्षण एक, एलील जीन बहुत, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुविकल्पता। नाम से सही हो जाएगा यहाँ पे। इसका थोड़ा सा फोटो पे भी हम विश्लेषण करेंगे। अब इसको हम कहेंगे किसको? बहुविकल्पता में किसका हम उदाहरण ले सकते हैं? तो हम देख रहे हैं अपने सामने एक तस्वीर को, आप देख रहे हैं खरगोश है। इस खरगोश के इसके चमड़े के रंग देखिए, रुआ के रंग के लिए तो लक्षण कायगो है? लक्षण हो गया एक। लक्षण कौन हुआ? एक। कौन सा लक्षण? तो उसके चमड़े का रंग, चमड़े का रंग एक लक्षण। जीन का गो जिम्मेवार है। देखिए, तो इसको दिए हम सी। क्या माने? सी। प्राकृतिक रूप से जीन कौन चीज था? सी। और इसका जीनोटाइप अलील कितना बदला सो देखेंगे। जब यह वाइल्ड टाइप यानी जो जंगली रूप था इसका पहला बना था तो दोनों इसके अंदर दोनों क्या थे? कैपिटल सी और कैपिटल सी। इसको देखिएगा कलर बन गया, सो ब्राउन बना। उसके बाद थोड़ा सा म्यूटेंट हुआ तो म्यूटेंट होकर किस पे हो गया? CH और CH। तो थोड़ा सा यह व्हाइट होने के कलर में आ गया, ब्राउन से थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चला। अब ब्लैक ब्राउन दोनों का मिला हुआ है। इसमें से C हट गया और HH आया। H में अब और C हट गया, CH बदल गया। तो देखिए यहाँ पे यह जो है से थोड़ा उजला और थोड़ा काला का पैच लिया। अब यहाँ से इसके ऊपर का कैपिटल बदल के स्मॉल हो गया, दोनों स्मॉल हो गया। देखिए दोनों स्मॉल हो गया। तो इसका रंग कैसा हो गया? प्योर व्हाइट हो गया। देख रहे हैं? तो लक्षण एगो, जीन का वो जिम्मेवार हुआ 1 2 3 4 का प्रकार के जीनोटाइप मिला, 4 प्रकार के। और लक्षण एक ही पड़ रहा है। तो इस प्रकार को हम बोलेंगे बहुविकल्पता।
इसका एक और उदाहरण हो सकता है मानव का रंग, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर दो पौधे स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा। अब यहाँ पे जीनोटाइप निकालना है हमको, निकालना आपको हम सिखलाए भी थे, याद होगा आपको। हम यहाँ से ले ले जनक पौधे को बाहर निकाल ले, क्योंकि दो संकर क्रॉस में आ जाएंगे। दो लक्षण को लिया गया है, स्मॉल ए कैपिटल बी, इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं किससे, कैपिटल ए कैपिटल बी। अब देखिए ये दोनों एक समान है, ये दोनों एक समान है, ये दोनों असमान है, ये दोनों एक समान है। तो इसमें से युग्मक बनेंगे। युग्मक कैसे बनेंगे, तो इसमें से युग्मक बनेंगे एगो स्मॉल ए और एक कैपिटल बी, बस एक ही प्रकार का सम युग्मक ही होंगे। इसमें से युग्मक दो प्रकार के बनेंगे। देखिए कैपिटल दोनों बी में से जब भी जाएगा तो एक बी बाहर निकल के आएगा, और ये दोनों अपने अपने आधा हिस्सा में बांट लेगा। तो एक ले लेगा कैपिटल ए और कैपिटल बी, और एक ले लेगा स्मॉल ए और कैपिटल बी को। यह कौन चीज बना, युग्मक बना। अब ये आपस में निषेचन करेगा, तो यहाँ पे देखिए निषेचन करेगा तो कैसा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। ये कैसा बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। देखिए एक ई बना, एक ई बना। अब इसमें से खोजिए ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए एक बना कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। इस प्रकार से पूछे, सेम रहे तो बिना कोई वक्त गवाए उत्तर दे दीजिएगा। अगर अलग रहे तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस 2 मिनट का खेला है, पूरा निकल जाएगा आपका। चाहे कुछ भी बदल के पूछे हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। अब यहाँ से हमने पहले भी कहा था कि मेंडल जो सिद्धांत दिए थे वह गणितीय विधि से था, और उसमें उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाती है उसको उन्होंने फैक्टर कहा था, और फैक्टर हमेशा जोड़े में रहते हैं। ये पूरी थ्योरी को आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ से याद होगा। तो उनके सिद्धांत को तत्कालीन वैज्ञानिकों ने नहीं माना कि हम कैसे मान ले। आपने बताइए कि जो फैक्टर है आखिर वो बना किसका है, उसको क्या कारक है। तो अब वहाँ पे इनका चैप्टर शट डाउन। फिर इन्हीं के प्रयोग को दोबारा 3 वैज्ञानिकों ने स्टार्ट किया था। कौन कौन वैज्ञानिक स्टार्ट किए थे यहाँ पे देख लेंगे, सब पढ़ेंगे आप लोग। अब हम 3 वैज्ञानिक को ही केवल चर्चा में चलेंगे। ये 3 वैज्ञानिक को देखिए जिनके नाम से है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, यानी मेंडल के वर्क को इन्होंने फिर से आरंभ किया था, खोज किया था। तीनों वैज्ञानिक का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए, एक है कार्ल कॉरेंस, दूसरा है इरिक वॉन शेरमार्क, और तीसरा है ह्यूगो डी ब्रिस। यानी 19वीं सदी में चलकर इन्होंने मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाया, और तब इन्होंने साबित किया कि नहीं, मेंडल ने जो गणितीय विधि से दे दिया था प्रयोग, वह पूरा जो दिया था, जो सिद्धांत दिया था, वह ऑल का ऑल सत्य है। तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली थी। तो हम तीनों वैज्ञानिक को देख लिए। अब चलिए इसमें से उत्तर मिलेंगे, कौन कौन हो जाएंगे, डार्विन, बैलेस, ह्यूगो डी ब्रिस, डार्विन, कॉरेंस, शेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रिस, कॉरेंस और शेरमार्क, मॉर्गन, ह्यूगो डी ब्रिस, कॉरेंस। तो हमने अभी देखा था ह्यूगो डी ब्रिज, कॉरेंस और शेरमार्क, ये 3 वैज्ञानिक थे जो मेंडल के प्रयोग को दोहराए थे। एनसीईआरटी में भी इसको सीधे चर्चा कैले हैं। अब हम देखेंगे एक और प्रश्न आया है मेंडल के प्रयोग से ही, सॉरी मेंडल के प्रयोग नहीं है, दूसरे लोगों ने प्रयोग किया था, लेकिन इस किताब में चर्चा है कि जब
F2 में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? मेंडल का अनुपात याद होगा कि पहली पीढ़ी में जो मिला था 3:1 फिनोटाइप था और 1:2:1 जीनोटाइप था। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों मिला 1:2:1, तो वह किस प्रयोग में मिला? सहप्रभाविता, बहुविकल्पता, सहलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए तस्वीर को इसमें सामने, ये प्रयोग है स्नैपड्रैगन श्वान पुष्प, लाल पुष्प वालों को उजले पुष्प वाले से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो पौधे निकले वह सब का सब पिंक था। न प्रभाव इसका पड़ा न प्रभाव इसका पड़ा, तो इसी को हम बोल दिए अपूर्ण प्रभाविता। किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, न लाले बना और न ही उजला बना, तो इसको हम क्या बोल दिए? अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता में देखिए जीनोटाइप भी निकलेगा, जीनोटाइप भी निकला तो 1:2:1 और फिनोटाइप भी क्या निकला? 1:2:1। फिर किस पीढ़ी में? इसके बाद हम फिर करवाएंगे F2 पीढ़ी में, इसको फिर आपस में क्रॉस करवाया गया, पिंक को पिंक से R1 R2 फिर क्रॉस करवाया गया तो वहां पे निकला हमारा 1:2:1। चलिए इसको हम फिर से एक बार आपके बीच में एक नया डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, एक नया प्रयोग के माध्यम से देख रहे हैं क्या हुआ था। कौन से में? अपूर्ण प्रभाविता में। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ था? इसमें रेड पुष्प वाले को, इसमें इसको रेड मान लीजिए, लाल पुष्प वाले पौधे को क्रॉस करवाया गया किससे? व्हाइट पुष्प वाले से। अब देखिए पहली पीढ़ी में इसमें से जो गैमीट बना, इसमें से जो गैमीट बना वह गैमीट कैसा बनेगा? तो R बनेगा। उजला में से गैमीट बना तो कैसा बनेगा? W बना। अब मेंडल के प्रभाव के अनुसार से दोनों में से किसी एक का प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रयोग जो है सिद्ध साबित नहीं होता है। क्या होता है? दोनों आपस में जब मिला तो दोनों का जीन बना W और R, W और R इक्वल टू बन गया पिंक। कैसा बन गया? RW। देखिए पिंक बन गया। अब यह किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। अब इसको आपस में F2 पीढ़ी में बनाने के लिए क्या हुआ? RW। पता है दोनों दो प्रकार के हैं तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। इसको क्रॉस करवाइए कैपिटल R, इसको क्रॉस करवाइए कैपिटल R और W, इसको क्रॉस करवाइए कैपिटल R और W, इसको क्रॉस करवाइए तो W और W। दूसरे पीढ़ी में देखेंगे जीनोटाइप कितना मिला? तो जीनोटाइप है। अब दूगो कैपिटल R आ रहा है तो क्या बन जाएगा? दूगो कैपिटल R आ रहा है, यह बन गया रेड। अब दूगो कैपिटल R और स्मॉल r मिलकर, कैपिटल R और W मिलकर क्या बन जाएगा? तो ये बनाएगा कौन सा कलर? तो पिंक। अब देखेंगे स्मॉल W है तो ये कैसा बनाया? तो ये बनाया व्हाइट बनाया। तो अब इसमें हम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो हमको पता है कि जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं जीन की स्थिति को। तो कैपिटल R का एगो एगो, कैपिटल R स्मॉल r का एगो दूगो और W माने व्हाइट W का एगो तो एगो, तो यह निकला 1:2:1। तो इसको बोलेंगे जीनोटाइप। इसके अंदर जीन की स्थिति। अब फिनोटाइप जो बाहर से लक्षण दिखाई दे रहा है उसको फिनोटाइप। तो लाल का एगो मिला एगो, पिंक का एगो मिला दूगो, व्हाइट का एगो मिला एगो, तो फिनोटाइप रेशियो ये भी हो जाएंगे 1:2:1। तो
अब याद रखें कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो F2PD में 1:2, 2:1 किस में मिला? तो अपूर्ण प्रभाविता। अंग्रेजी में कभी कभी पूछ दे तो यहाँ रखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये तो ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, सब्जेक्टिव में चलेंगे तो इससे भी हम एक एक टॉपिक पे लंबा लंबा समय देकर बहुत अच्छी तरीके से आपको हम कंसेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो लगभग क्लास 12th का सभी वीडियो, सभी चीज़ हम डाल देंगे इस पे यूट्यूब पे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मज़ा लीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जहाँ जो भी कंसेप्शंस में दिक्कत हो आकर आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जब लाल त्वचा वाले मवेशी को सफेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस करवाया गया तो प्रथम पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये गाय है उजला त्वचा वाला, ये गाय है लाल त्वचा वाला। F1 पीढ़ी में रोन हो गया, यानी चितकबरा हो गया, लाल भी हो गया, उजला भी हुआ। अब इसको हम कौन सा चीज कहेंगे? सहप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, सहलगनता, पूर्ण प्रभाविता। तो पूर्ण प्रभाविता तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रभाविता में दोनों में से किसी एक का प्रभाव पड़ना चाहिए। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों में से किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तीसरा हो जाना चाहिए। जो गुलाब का फूल में देखे थे, इसमें क्या देख रहे हैं? इसका भी प्रभाव पड़ रहा है 50% और इसका भी पड़ रहा है 50%। तो हमारा हो जाएगा सहप्रभाविता। सह मतलब एक साथ, प्रभाव डाला दोनों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। अब 11वां क्वेश्चन, युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अब समझिए युग्मन क्या है, विकर्षण क्या है। तो हम चलते हैं मेंडेले के प्रयोग से उदाहरण लेते हैं। कैपिटल TT, स्मॉल TT आप लोग पूरा किए होइएगा। ये दोनों जब पहली पीढ़ी में आया था, कैपिटल T स्मॉल t युग्म बनाया, दोनों विपरीत होते हुए युग्म बनाया, तो इसको हम बोल दिए युग्मन। और विकर्षण क्या है? तो फिर जब ये आगे हटा तो कैपिटल T अलग हट गया, स्मॉल t अलग हट गया। इस सिद्धांत को किसने दिया था? याद रखेंगे, युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे बेटेसन और पनेट। इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग को मत खपाएंगे। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता, एक आंखों की बीमारी है वर्णांधता। अंग्रेजी में कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी पहचान नहीं कर पाता है लाल एवं पीले रंग को, हरे एवं नीले रंग को, लाल एवं हरे रंग को, किसी भी रंग को किसको नहीं पहचान पाता है। एक बार देखिए थोड़ा सा तस्वीर को, एक दो तस्वीर है। ये तस्वीर है एक नॉर्मल व्यक्ति का और यह तस्वीर है कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति का। इसको देखिए, जो प्रकाश की किरण जो भी आ रही है आंखों में पड़ रही है, ये प्रकाश के लाल, पीला, हरा, नीला, ब्लू सभी को देख रहा है। कलर ब्लाइंडनेस को देखिए, सबको तो देख रहा है लेकिन ये बेचारे लाल को नहीं देख पा रहा है ठीक से और न ही हरा को देख रहा है। देखिए लाल और हरा को ये देख ही नहीं पाता है, नहीं लाल और हरा में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कोई विशेष कलर के प्रति वह अंधा हो गया। तो ब्लाइंड मतलब अंधा, कलर मतलब रंग। तो कौन सा रंग के प्रति? तो लाल और हरा रंग को वह समझ ही नहीं पाता, उसके इमेज में कभी लाल और हरा गया ही नहीं, तो वह लाल और हरा को जीवन में कभी पहचान ही नहीं पाएगा। उसके पास में लाल ले आइए और हरा ले आइए, दोनों एक के रंग दिखाई देगा उसको। यही होती है कलर ब्लाइंडनेस की मरीजों में। अब इसका हम लोग पढ़े थे, जिसका जीन किस पे पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस का, चूंकि सेक्स लिंकेज जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अब उसी प्रश्न को यहाँ पूछ रहा है, देखिए ये भी बनाने वाली प्रश्न है कि एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, अभी पढ़े थे उनके पिताजी कलर ब्लाइंडनेस है, की शादी एक समान पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले
पुत्र एवं पुत्री संतान डॉट 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 क्या होंगे। अब यहाँ पे हीमोफीलिया नहीं, सभी सभी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देखेंगे। सभी वर्णांध रोग से ग्रस्त, वर्णांध रोग से ग्रस्त, 50% समान, 50% रोगी, सभी समान, सभी रोग वाहक। तो कौन से रोग के? तो वर्णांध, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोले थे। अब हमको पता है जो कलर ब्लाइंडनेस यानी जो ये बीमारी है वह अनुवांशिक रोग है, माता पिता से बच्चों में जाते हैं। यह रोग किस पे पाया जाता है? तो एक्स क्रोमोसोम के साथ यह गुण होता है। तो एक्स क्रोमोसोम के खराबी हो जाने से ही कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो इसके पिता एक महिला है, अब देखेंगे एक महिला है तो महिला के उठाते हैं तो इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा? तो एक्स और एक्स। इसके फादर वो रोगी है तो इनके फादर के पास कौन सा जीन होगा? तो एक्स और वाई। अब समझिए इनके फादर रोगी है, एक्स क्रोमोसोम पे ही बीमारी होती है तो इस पे हम एच बैठा दे के, इस पे हम सी बैठा दे, एच नहीं सॉरी सी, कलर ब्लाइंडनेस को बैठा देते हैं हम कि इनके पिताजी कलर ब्लाइंडनेस के पीड़ित है। तो इसमें से इसका एक एक्स जो आया इसके माता से आया तो एक नॉर्मल एक्स है और एक पे पिताजी वाला, क्योंकि किसी भी पुत्री में एक्स जो है एक पिता का होगा और एक माता का होगा, और पुत्र में वाई हमेशा बाप से जाएगा और एक्स एक एक्स हमेशा माता से आएगी। अब देखेंगे कि जिसके पास में दो क्रोमोसोम समान है यानी एक्स पे सी और एक्स पे नॉर्मल, एक पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और एक पे नहीं है, तब समझिए कि एक खराब है एक निम्न है। एक निम्न है तो ये बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा लेकिन ये वाहक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाहक, क्योंकि अपने संतान में बीमारी उत्पन्न कर सकती है लेकिन ये बीमार महिला नहीं है। देखिए कितना घुमाया है। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, तो जिसके पिता वर्णांध होंगे उसकी पुत्री हमेशा कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर होगी ही होगी, स्पष्ट कर लीजिए। इसका शादी एक समान पुरुष से हो जा रहा है तो इसकी शादी जो हो रही है एक नॉर्मल पुरुष से हो जा रहा है। एक नॉर्मल कोई सा भी पुरुष ले लीजिए, इसकी शादी एक नॉर्मल पुरुष से हो जा रहा है। अब मिलाइए तो इसके पास भी दो प्रकार का बनेगा अंडा, एक अंडा बन जाएगा बीमारी वाला, एक अंडा बन जाएगा स्वस्थ, और पुरुष के पास में जो शुक्राणु बनेंगे वह शुक्राणु एक एक्स और एक वाई यानी दोनों शुद्ध बनेंगे। इसके जो अंडा बन रहा है एक बन रहा है बीमारी वाला, एक स्वस्थ। अब यहाँ मिलाते हैं स्थिति, देखिएगा एक्स सी और एक्स, इससे बनेगी महिला, इससे क्या बनेगी? लड़की, और लड़की बनेगी तो कैसा? तो यह बन जाएगी वाहक, क्योंकि इसका एक बीमार नहीं है लेकिन एक क्रोमोसोम पे इसके लक्षण है तो ये वाहक कहलाएंगे। दूसरा स्थिति हम देखते हैं, ई एक्स ई वाई से क्रॉस कर रहा है तो एक शुद्ध एक्स शुद्ध वाई से क्रॉस किया तो एक्स वाई, यह होगा नर संतान, और नर संतान कैसा होगा? तो सामान्य हो जाएंगे। देखिए निकालना समझिए, कोई क्वेश्चन घुमा सकता है। ये दोनों को, इस दोनों से तक काम हो गया। अब हम इससे लेते हैं एक्स सी और वाई में जाएगा, एक्स सी और वाई, तो यह हो जाएगा नर यानी लड़का हो जाएगा। कैसा? तो इसके पास तो दूसरा एक्स है नहीं कि बीमारी से बचाएगा, क्योंकि एक एक्स नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे इस पे देखेंगे एक ये बीमार है लेकिन ये ठीक है, ये एंजाइम नहीं बना रहा है, ये बना रहा है तो इसको बचा दे रहा है। लेकिन इसके जिसके पास में एक गो है को खराब हो गया तो उसका काम खत्म, वो तो बीमारी हो जाएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास में दो गो आँख है, किसी के पास में दो गो आँख के समान है, एक गो आँख फूट जाएगा तो एक गो आँख से दिखाई तो देगा, अंधा तो नहीं होगा, लेकिन जरा पास एक गो आँख है वो आँख फूट जाए तो अंधा हो गया। समझ गए बात? तो पुरुष के पास मात्र एक एक्स है और वो एक्स खराब हो जाए तो बेचारा बीमार हो जाएगा। महिला के पास में दो एक्स है, एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन दूसरा एक्स पे नहीं है तो उससे वह अंधापन नहीं होगा, वो बच जाएगी। तो यही कारण होता है कि
महिला कैरियर होती है, लेकिन पुरुष या तो स्वस्थ होगा और नहीं तो बीमार हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये नर हो गया, कैसा हो गया, तो बीमार हो गया। अब दूसरा स्थिति में देखेंगे हम, एक्स और वाई को क्रॉस करवाएंगे तो यह महिला हो जाएगी, यह महिला हो जाएगी और कैसा, तो समान। अब क्या पूछ रहा है इसमें से, इसका ऑप्शन किसी दूसरे का आ गया है, कैसा होगा सो देखिए। एक महिला, एक उसकी पुत्र और पुत्री संतान, उसके एक पुत्र जो है स्वस्थ होंगे और एक पुत्र बीमार हो जाएंगे। यहां देख लीजिए, एक पुत्र स्वस्थ, यहां पे निकालिए, एक, ये ऑप्शन गलत आ गया था, एक पुत्र स्वस्थ और एक बीमार। और मादा संतान, मादा संतान में क्या हो जाएगी, कोई बीमार नहीं होगा, एक हो जाएगा वाहक और एक हो जाएगा समान। तो इस प्रकार से निकालना हम जान जाएंगे, ऑप्शन चाहे जितना भी घुमा कर रहेगा उसको हम उत्तर दे सकते हैं। क्लियर, केवल निकालना जान जाइए, कॉन्फ़िगर करना जान जाइए, इसको कैसे कैसे जीन जा रहा है, कैसे कैसे संतान बनेंगे, इसको केवल थ्योरी को हम समझ लें। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन में, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। हम लोग जाने थे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो यह अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया विधि है, जो मियोसिस 1 आप लोग पढ़े होइएगा, सेल डिवीजन, उसमें चर्चा इसका है। मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में देख रहे पेकाइटिन अवस्था में दो अंदर वाले असमजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहां पे कायजमाता का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो किस अवस्था में हो रहा है, तब पेकाइटिन अवस्था में हो रहा है। तो याद रखेंगे इसको हम, क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, तो कौन सी विधि है, मियोसिस 1 के प्रोफेस, इसको थोड़ा सा लिख कर याद कीजिएगा, प्रोफेस 1 के पेकाइटिन अवस्था में। क्लियर, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब नेक्स्ट देखिए, समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतान की स्थिति क्या होगी। अब वही प्रकार से मिलाइए, पुरुष क्या है, समान है, महिला कैसा है, समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक, तो पुरुष को लेंगे फिर हम, एक्स और वाई समान है, महिला क्या है, एक्स एच और एक्स है, वाहक है। तो इससे अब मिलाइए, एक्स और एक्स एच, ये हो जाएगी मादा, अब मादा में क्या हो जाएगी, वाहक। इसको फिर एक्स को इससे मिलाइए तो यह हो जाएगा एक्स और नॉर्मल एक्स, यह हो जाएगी मादा और मादा में समान। अब वाई से काम कीजिए, अब एक्स एच और वाई, ये हो जाएगा हीमोफीलिया से बीमार। और इस वाई को मिलाइए नॉर्मल एक्स से, तो एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा समान। कैसन समान, तो नर समान। ये नर जो है से बीमार हो गया, तो क्या कहता है, सभी हीमोफीलिया से ग्रसित, गलत। इसमें क्या हुई, महिला देखिए एक भी नहीं हुआ, तो 50 किसका पूछ रहा है, नर संतान का पूछ रहा है, तो हम केवल नर संतान के लेंगे, एगो बीमार और एगो समान, तो 50% समान और 50% रोगी। क्लियर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा जान दें कि हीमोफीलिया रोग है क्या। देख लीजिएगा यहाँ पे, तो हीमोफीलिया वह रोग है जिसमें जब हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स कट जाता है तो ब्लड को जमाने वाले फाइब्रिन प्रोटीन को बनाने वाला प्रोटीन की जीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? जीन की कमी हो जाती है। तब फाइब्रिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो जब हमारा कहीं से भी उत्तक क्षतिग्रस्त होंगे तो लगातार खून बहता रहेगा, खून का बहाव रुकेगा नहीं। इसी बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण हैं? अब समझिए, बच्चा का बीमारी है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। यह होता कैसे है? नलीसोमी, जीन उत्परिवर्तन, ट्राइसोमी या सुगुणिता। इससे कई प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। हम पहले जान जाए कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होता कैसे है। देखिए, बच्चा का लक्षण देखिए, बच्चों को देख रहे हैं, यही ट्राइसोमी का उदाहरण है। इसमें होता क्या है, एक क्रोमोसोम 21वां जोड़ा क्रोमोसोम में एगो बढ़ जाता है। तो जब एक बढ़ जाता है तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ट्राइसोमी का हो जाएगा। इससे नुकसान क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। इससे नुकसान है कि यह बच्चा जो है, इसके हथेली देखिए ब्रॉड यानी चौड़े हो गए, इसका जीभ फूला हो गया, नाखून देखिए, आंख का आई बॉल देखिए, इसका कान की रचना को देखिए। यह बच्चा अधिक दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, 12-14 वर्ष के जाकर मर जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। अब समझेंगे कि वह जीन जो एक के स्थान पर है लेकिन उसका अभिव्यक्ति यानी लक्षण कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा, वह क्या कहलाएगा? तो जीन एक ही स्थान पर है, लक्षण भिन्न भिन्न है, तो बहुअलील, बहुजीन, ओनकोजीन और सहप्रभावित जीन कि क्या कह सकते हैं इसको हम? तो भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति, अधिक अभिव्यक्ति तो बहुजीन, यहां से आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको समझे थोड़ा सा हम। एक ही जीन है, देख रहे हैं 3 प्रकार के लोग। ये हमको पता था कि ये साउथ अफ्रीका की महिला है जो पूरी की पूरी ब्लैक है, और हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में कि मानव के त्वचा को बनाने वाले जीन 2 से अधिक मिलकर बनाते हैं। जैसे देखेंगे कैपिटल बी और कैपिटल बी बने तो यह पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, एक ABC NCERT जो दिया है, 3 जीन A, B और C,
3 जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करता है। क्या कहता है? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति लक्षण भिन्न भिन्न हो रहा है। जीन 3 है और लक्षण भिन्न भिन्न क्या है सो देखेंगे अभी हम लोग यहां पे। तो अब इसका क्या था? सब जीन प्रभावित था, ए बी बी सी सी। तो त्वचा का रंग क्या बना लिया? ब्लैक। थोड़ा सा म्यूटेंट हुआ इंडियन वैरायटी में, देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यह थोड़ा सा फेयर हुआ। इसको देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पूरा व्हाइटे हो गया। तो एक लक्षण के लिए कितना हो गया? 2 से अधिक जीन जिम्मेवार। क्या बोलेंगे इसको? बहुजीनी। नेक्स्ट चलेंगे हम। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। समझेंगे, दात्र कोशिका अरक्तता बोलेंगे किसको? तस्वीर देखिए आप मेरे पीछे। एक नॉर्मल आरबीसी है, इसकी आकृति को देखिए, और एक दात्र कोशिका वाला आरबीसी है, इसकी आकृति को देखिए। इसका आकृति हंसुआ की तरह हो जा रहा है। गेहूं काटते हैं हंसुआ उसकी तरह। तो इसको हम बोलते हैं सीकल सेल। दात्र कोशिका के अंग्रेजी में सीकल सेल। अरक्तता ए नी मी आ, ये क्या प्रदर्शित करता है? ईपीस्टेटिस, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, प्लियोट्रॉफी। अब यह क्या है? जीन के बदलने से, जीन के म्यूटेंट होने से आरबीसी बदल जाता है किसमें से? सिकल सेल एनीमिया में। तो किसका उदाहरण है? प्लियोट्रॉफी का उदाहरण है। अब क्या है प्लियोट्रॉफी, उसको थोड़ा सा हम लोग देखें, समझिए प्लियोट्रॉफी को। तो वन सिंगल जीन possessing multiple trait can affect an organisms in varieties ways। यानी एक जीन है, जीन का एगो है एगो, एक जीन सिंगल जीन देखिए ये म्यूटेंट हो गया, उत्परिवर्तित हो गया, और यह पॉसेस मल्टीपल ट्रेट विभिन्न लक्षण को दिखाया। विभिन्न लक्षण क्या दिखाया? एक लक्षण दिखाया कि इसके आकार को बदल दिया, दूसरा लक्षण दिखा दिया एनीमिया यानी रक्त को कमी बना दिया, यानी ट्रेट ए लक्षण बी लक्षण सी, यानी एक जीन के बदलने से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। अब प्लियोट्रॉफी सिकल सेल एनीमिया ही नहीं, PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तीनों बीमारी जो है ये भी उदाहरण है किसका? प्लियोट्रॉफी का। हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में क्या है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया ए डिफेक्ट इन सिंगल जीन। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में थ्योरी में भी चर्चा है, यहाँ थोड़ा सा हम बेहतर एक्सप्लेन की ओर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया प्रभावित होता है एक जीन से जो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। कोड फॉर एंजाइम, वह जीन किस एंजाइम को कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोसाइलेस को। डाइट इफेक्ट मल्टीपल सिस्टम, यह प्रभाव डालता है किसको? मल्टीपल सिस्टम को, यानी एक से अधिक सिस्टम को प्रभावित डालता है। कौन कौन सिस्टम को? सच एज द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित डाला, और इंटीगुमेंट्री सिस्टम। ठीक इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया में है म्यूटेशन ऑफ द बीटा ग्लोब्यूलिन जीन, या बीटा ग्लोब्यूल जीन को म्यूटेशन किया और प्रभाव किसको किसको डाला? तो बीच रिजल्ट रेड ब्लड सेल्स आर सिकल। इसका प्रभाव क्या हो गया? रेड ब्लड सेल कैसा हो गया? सिकल हो गए, रक्त की कमी हो गई। तो 2 से अधिक प्रभाव डाला तो प्लियोट्रॉफी क्या है कि एक सिंगल जीन बदला और 2 से अधिक लक्षण को प्रभावित किया,
उसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। इससे अगर आपका सब्जेक्टिव भी पूछे तो इस कॉन्सेप्ट से उत्तर दे लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, इससे पहले पढ़े थे 1:1। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा, 1:1। ये उदाहरण सामने है। नेक्स्ट देखेंगे, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, क्या कहलाता है। तो एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देगा तो वह क्या कहलाएगा, प्रभाविता कहलाएगा। यानी दूसरे के प्रभाव को रोक रहा है तो प्रभाविता कहलाएगा। तीसरा है, टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। एक और बीमारी, अनुवांशिक बीमारी टर्नर सिंड्रोम, हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम है क्या। तो यह महिलाओं में होने वाली बीमारी है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। क्या होता है, लॉस हो जाता है। कुल मिलाकर गिनिएगा तो एक महिला के अंदर 44 प्लस XX बराबर 46 क्रोमोसोम है। एक हट गया तो 44 प्लस X बराबर 45 क्रोमोसोम है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 45। चूंकि एक घटा है तो क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण। तो यहां पे कितना हमारा क्रोमोसोम बचा, 45। ये किस में होने वाला बीमारी है, तो महिला में होने वाला बीमारी है। डाउन सिंड्रोम पढ़े थे, मंगोलिज्म किस में होने वाला बीमारी है, तो बच्चों में होने वाली बीमारी है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट चलेंगे हम। अच्छा, ये पूछेगा किसका उदाहरण है, तो एक घट गया तो मोनोसोमी, याद है आपको। डाउन सिंड्रोम किसका था, तो ट्राइसोमी। एक बढ़ गया था तो ट्राइसोमी, एक घट गया तो मोनोसोमी का उदाहरण है। तो यहां से ऑप्शन बदल सकता है, तो हम लोग कंफ्यूज मत हो। टर्नर सिंड्रोम को जाने कि महिला में होने वाली बीमारी है और एक एक्स क्रोमोसोम की नुकसान हो जाती है। इससे वह महिला में प्रभाव पड़ता है कि वह बांझपन की शिकार हो जाती है। हम देखेंगे इसका थोड़ा सा भाषा का रूप देखेंगे, क्या है टर्नर सिंड्रोम। देख रहे हैं हम इसको कि टर्नर सिंड्रोम एक कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम एक कंडीशन दैट इफेक्ट्स ओनली फीमेल, या किसमें प्रभावित डालेगा, ओनली वन फीमेल्स में। रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग। इसमें उसके सेक्स क्रोमोसोम से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मिसिंग हो जाएंगे तो काम का रहता नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम कैन कॉज ए वेराइटी ऑफ मेडिकल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। टर्नर सिंड्रोम से भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सकीय समस्याएं उत्पन्न होती है, इंक्लूडिंग वो समस्या में शामिल है शॉर्ट हाइट, वह महिला छोटी होगी। फेलियर ऑफ द ओवरीज टू डेवलप, उसके ओवरीज जो है वह विकसित नहीं होंगे। और हार्ट डिफेक्ट, उनमें हृदय संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो यह है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण से पूछे या टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र है, किसका उदाहरण है, तो मोनोसोमी का उदाहरण है। तो टर्नर सिंड्रोम से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए हमको बनना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ZZWW तरह का लिंग निर्धारण किसमें दिखा गया है, तो सेक्स के निर्धारण में हमको पता है कि क्रोमोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारा NCERT जो मेंशन किया है उसमें देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के जीवों को 4 टाइप का सेक्स डिटरमाइनेशन दिया था। पहला था XY सिस्टम, यह मानव में होता है। XY सिस्टम किसमें होता है, मानव में होता है। XO सिस्टम जो है वह कीट पतंग में होता है। ZW सिस्टम जो है वह पक्षी में होता है। और हैप्लोडिप्लो सिस्टम यह मधुमक्खी में होता है। तो आप याद रखेंगे इसमें से चारों का चारों याद। मानव में कौन सिस्टम, XY, कीट में कौन, तो XO, पक्षी में कौन, तो ZZ और ZW, और मधुमक्खी में कौन, तो हैप्लो और
डिप्लो। बस इस 4 को ऐसे ही याद रखें तस्वीर देखकर। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा है, हम लोग चलेंगे थ्योरी क्लास में, कभी एक्सप्लेनेशन इसका चर्चा करेंगे। तो ZW किस तरह का किस में पाया जाएगा? घोंघा में नहीं पाया जाएगा, तिलचट्टा में नहीं पाया जाएगा, मोर पक्षी है तो मोर में पाया जाएगा। मनुष्य में पूछेगा किस टाइप का है तो XY टाइप का है। तो इस तरीके से किसी के बारे में भी पूछे हमारा सेक्स क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण वाले प्रश्न बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा हैप्लो डिप्लो द्विगुणित अगुणित किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? सीधे देखे थे मधुमक्खी में हैप्लो डिप्लो, मनुष्य में XY, तिलचट्टा में XO और मोर में ZW। बस यही याद रखिएगा, इसमें से जो प्रश्न आएगा बनेगा 100% सही बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मेंडल ने कार्य किया था किस पे? खाद्य मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर, एंटी। तो मेंडल के बारे में कहा गार्डन पी, गार्डन मतलब बगीचा, उद्यान किस मटर पे काम किया था? तो गार्डन पी पे काम किया था। नेक्स्ट चलेंगे, मनुष्य में ABO रक्त समूह दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहु एलील, B और C बोथ। देखिए मानव में रक्त निर्धारण होता कैसे है, ये हम देख रहे हैं कि मानव का रक्त है। शॉर्टकट तरीके से देखिए, मानव का ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के A, B, AB और O। रक्त को निर्धारण करने के लिए RBC के चारों तरफ इसके झिल्ली पर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजेन। क्या बोलेंगे? एंटीजेन। अब यह एंटीजेन जिस प्रकार का होगा ब्लड ग्रुप उसी प्रकार के होंगे। ये देख रहे हैं सब एंटीजेन A प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजेन B प्रकार का तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजेन दोनों मिल गया A और B दोनों मिल गया तो ब्लड ग्रुप AB, और एंटीजेन इसके ऊपर बाहर में कोई एंटीजेन नहीं है तो O का मतलब 0, 0 मतलब कोई नहीं है। तो एंटीजेन कोई नहीं है तो 0। अब समझेंगे एंटीजेन और एंटीबॉडी क्या है। अगर एंटीजेन A है तो इसके अंदर एंटीबॉडी A नहीं होना चाहिए। अगर A हो जाएगा, जिस दिन A हो जाएगा दोनों आपस में चिपक जाएगा, ब्लड जहां का तहां थक्का बन जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमेशा देखिएगा कि जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो उसके RBC के झिल्ली पे एंटीजेन A और प्लाज्मा में एंटीबॉडी B पाया जाएगा। एक समान नहीं होना चाहिए, कभी भी यह एक समान नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं करता है। B है तो उसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाएगा A, और AB दोनों है तो एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाएगा, और एंटीजेन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। O में दोनों एंटीबॉडी AB, एंटीजेन कोई नहीं। AB में एंटीजेन A और B पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई नहीं। B में एंटीजेन B और एंटीबॉडी A, और ग्रुप A में एंटीजेन A और एंटीबॉडी B पाया जाएगा। अब समझ आए इस सिग्नल है। अब कौन किसको ब्लड देगा, कौन किसको ब्लड नहीं देगा, इसके लिए भी एक थोड़ा सा सिंपल है, थ्योरी है, उसमें देखिएगा किस ब्लड ग्रुप को सर्व रक्तदाता कहा गया है, किसको सब प्राप्तकर्ता कहा गया है। तो हम ग्रुप O को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए इसके पास में कोई एंटीजेन नहीं है तो किसी को भी चढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता है क्योंकि इसके पास दोनों है, केवल लेगा किससे? O से ही लेगा। इसके पास दोनों एंटीबॉडी है तो मार हो जाएगी वहां पे। तो सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता है। अब देखिए ग्रुप AB, इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो A से भी ले लेगा, B से भी ले लेगा, O से भी ले लेगा, सबसे ले लेगा, तो इसको सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप से 2 क्वेश्चन, सर्वदाता किसको? O को, सर्वग्राही किसको? AB को। अब मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो देखेंगे A भी एक प्रकार का जीन है और B भी एक प्रकार का जीन है। A और B दोनों एक साथ आता है तो आधा A आधा B बन जाता है, तो इस सहप्रभाविता हो गया। और ब्लड ग्रुप बनाने के लिए जीन I होता है, इसका एलील देखिए, एक A है, एक B है और एक A है, यानी 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक अलील हो गया एक जीन के, तो यह कहलाएगा बहु एलील। तो आंसर हो जाएगा C बोथ। समझ गए इसको, इस क्वेश्चन को?
एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। आनुवांशिकता के नियम को किसने दिया था? कोई देर नहीं, मेंडल ने दिया था। मानव रुधिर ए बी वर्ग में, अब देखिए अभी वहां बताए थे ए बी वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। मालूम है कि रुधिर वर्ग ए बी है तो ये ब्लड ग्रुप के आरबीसी है, इस पे ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों सहप्रभावी है। और इसके बाहर में प्लाज्मा है, इसके बाहर में प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में अगर इसके पास एंटीबॉडी ए हुआ तो, एंटीबॉडी ए हुआ तो, अब बी हुआ तो ए वाला ए से चिपक जाएगा, बी वाला बी से चिपक जाएगा, खत्म कर देगा। तो इसमें जिसके पास दोनों है उसके पास में एंटीबॉडी कोई नहीं होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एंटीबॉडी अनुपस्थित होंगे। ए पूछेगा, अगर किसी में ए पूछेगा तो आरबीसी ए है तो उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी। बी होगा तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? ए। अच्छा ए में से कोई नहीं है तब एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। ये वाई आकार की तस्वीर को समझते हैं, एंटीबॉडी को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा वही तस्वीर फिर पे था, हम समझा चुके हैं आपको। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। अब समझिए इसको, कानों पे बाल बहुत सारे लोगों में देखे होंगे। बाबा के देखिए टीका चनन कैले हैं, इनका कान पे देखिए कि झुराट बाल निकले, जितना माथा में बाल नहीं है उससे अधिक इनके कान पर बाल है। इसको भी देखिए कान में बाल निकला हुआ है। तो कुछ व्यक्ति में कान पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं। तो कान पे बाल वाला लक्षण जीन किस पे होता है? तो वाई क्रोमोसोम पे होता है। आप देखेंगे वाई क्रोमोसोम हमेशा बाप से बेटा में जाता है। तो जिसके बाप के कान पर बाल होगा, कान पर बाल होगा तो 100% बेटा के भी कान पर बाल हो ही जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो कान के बाल वाला जीन किस में पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे हम। ट्राइटिकम एस्टिबम क्या है? अब ट्राइटिकम एस्टिबम हमको पता है ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसमें हम एक तस्वीर को हम लेकर आपके बीच आते हैं। देखिए ट्राइटिकम एस्टिबम क्या है? हेक्सापोलाइड वीट है, यानी इसके गुणसूत्र को 6 गुना बढ़ाया गया है। 6 गुना बढ़ाया गया है, इसका मतलब हेक्सापोलाइड मतलब इतना गुना को वृद्धि की गई है। तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? तो 2n को 6x से बढ़ाया गया है, तो 2n होता है 7, 7 गुने 6, इसके पास में कितना गुणसूत्र है? तो 7। ट्राइटिकम एस्टिबम में कितना गुना बढ़ाया गया है? 6 गुना, इसके पास कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? तो 42 हो जाएंगे। क्लियर? तो अब कहता है ट्राइटिकम एस्टिबम क्या है? तो हेक्सापोलाइड है, गुणसूत्र कितने होंगे? तो 42 होंगे। इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बनाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? देखिए बार बार प्रयोग में 3:1। देखिए यहां से लंबा को नाटा से क्रॉस कराया गया पहली पीढ़ी में, सभी नाटा। अब फिनोटाइप अनुपात, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात किसमें पूछ रहा है? दूसरी पीढ़ी में। तो 3 गो मिला लंबा, 1 गो मिला नाटा, क्या हो जाएगा? 3:n। यहाँ दूसरी पीढ़ी छूटा हुआ है, दूसरी पीढ़ी। विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, यानी विभिन्नता आती किससे? यह समझिए। लैंगिक जनन करने वाले संतान को देखेंगे, नर है आई मादा है, इससे जो उत्पन्न होंगे संतान न तो 100% नहीं तो 100% मादा से मिलेंगे, न ही 100% नर से मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा? 90% मिल रहा है लेकिन 10% क्या है? इसमें विभिन्नता हो जाएगा, विभिन्नता हो जाएगा। तो विभिन्नता किसके कारण हो रहा है? तो इसके अंदर जो युग्मक का निर्माण हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन से। हम लोग देखे थे अर्धसूत्री विभाजन में पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसमें दोनों का क्रोमोसोम अपने जीन के मटेरियल को अदला बदली करते हैं। उसी के कारण लैंगिक जनन करने वाले संतानों में क्या होती है? विभिन्नता होती है।
बस इन्हीं 33 प्रश्नों के साथ हमारा 5वां चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप इन 33 प्रश्नों को बार बार देखेंगे, इससे अलग से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसी को बार बार रिपीट कीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन बदलेगा, आंसर बदलेगा, क्वेश्चन को बदलेगा, कभी ऑप्शन को बदलेगा, कभी आगे से पीछे कर दे, पीछे से आगे कर दे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को उलट पुलट कर पूछे जाएंगे और इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो आप तैयारी करेंगे। आई होप, हमें विश्वास है कि आपने इसको अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा। और इसके बाद भी हम अब लगातार अभी तो फर्स्ट स्टेज में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डाल रहे हैं आप लोगों को सामने परीक्षा, इसलिए इसके बाद जैसे ही हमारा यह सीरीज खत्म होगा ऑब्जेक्टिव का, हम हर एक थ्योरी से एक एक टॉपिक का स्पेशल एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण करते हुए ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से हम एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार, भरपूर प्यार हमें देते रहें और हम भी आपसे उत्साहित होकर एक से एक तरीकों को अपनाकर आपके बीच में हम अपनी जो भी हमारे पास में है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना मैं जान रहा हूँ आप जान जाए और आप परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख कर आ जाए। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज के क्लास से फिर मैं विदा लेता हूं। फिर हम मिलते हैं छठे चैप्टर में। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, आपका परीक्षा अच्छे से कटे। इन्हीं दुआओं के साथ फिर से गुड बाय, बाय बाय। आप सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।